A very good morning to all my students. Let's start the today's class with the new chapter, that is chapter number 15, our environment. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है। ओके, इस चैप्टर को समझना बहुत ही इजी है क्योंकि हमारे आसपास से जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, आपको समझने में भी इजी होगा। ओके, और जो भी डाउट्स हों आप मेरे से पूछते रहिएगा। ओके, तो चलिए इस बेहतरीन से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका इकोसिस्टम। ओके, तो इन्वायरमेंट होता क्या है? देखिए, अपने आसपास जितने भी चीज़ें आप देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट होता है। चाहे आपका घर हो, चाहे घर के पास कोई पेड़ हो, चाहे कोई जानवर हो, सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। सब चीज़ें एक इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। ओके, इसमें सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक वर्ड आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया होगा, बट मैं इनका मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, बायोटिक का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे एक बड़ा सा हाथी हो। ओके, ये सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। चाहे एक छोटी सी घास हो या फिर एक बड़ा सा पेड़ हो। ओके, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो चीज़ें ज़िंदा हैं, वो सब के सब क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, और एबायोटिक कंपोनेंट्स है जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे पानी हो गया, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, मिट्टी हो गई। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है? एबायोटिक सोर्सेज। ए मतलब होता है एब्सेंट, बायोटिक मतलब लाइफ। तो एब्सेंट लाइफ, जिसमें लाइफ ना हो, तो वो सोर्सेज कहलाते हैं एबायोटिक सोर्सेज या एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दो ही चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या? बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जो उन लिविंग थिंग्स को रहने में मदद करते हैं और जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है, जैसे पानी, ओके, और पहाड़, पेड़, ज़मीन, नदियाँ, ये सब चीज़ें क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों साथ में मिलकर जहाँ पर रहते हैं वो कहलाता है इकोसिस्टम। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि जो स्पेस है, स्पेस मतलब अर्थ के बाहर जो एरिया है जहाँ पर मून है, सन है, तो क्या स्पेस एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल नहीं, स्पेस कोई इकोसिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट है, इसीलिए स्पेस एक इकोसिस्टम नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि आपका घर एक इकोसिस्टम है, तो बिल्कुल आपका घर एक इकोसिस्टम है। मैं बोलूँ एक पानी की बूंद एक इकोसिस्टम है, बिल्कुल पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस छोटी सी पानी की बूंद में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। ओके, तो वो बैक्टीरिया और पानी, मतलब बैक्टीरिया हो गया बायोटिक कंपोनेंट और पानी हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। तो जब कोई बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट साथ में रहें तो उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आई होप आप लोगों को इकोसिस्टम का मतलब समझ में आया होगा। अब मैं चलिए बुक की एक एक लाइन को रीड करता हूँ और हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरमेंट। हमने एनवायरमेंट वर्ड छोटे से सुना है। एनवायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। ओके, ऑफ्टन बीइंग यूज्ड ऑन अ टेलीविज़न। टेलीविज़न में भी बहुत बार यूज़ होता है ये। बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे डिबेटिस्ट होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये सब इस वर्ड का, इन्वायरमेंट शब्द का मतलब बहुत यूज़ करते हैं। ओके, इस शब्द को बहुत यूज़ करते हैं इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में भी, और जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके मुंह से भी हम सुनते रहते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। आवर एल्डर्स टेल अस दैट द एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इट यूज़ टू बी अर्लियर। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे दादाजी हैं, नाना जी लोग हैं, वो ये बोलते हैं, वो ये बताते हैं कि आज जैसा एनवायरनमेंट है, हमारे टाइम पे जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। हवा बहुत शुद्ध थी,
हमको पानी बहुत अच्छा मिलता था, बारिश बहुत अच्छी होती थी। ओके, तो मतलब सारी चीज़ें वो बोलते थे कि उनके टाइम पे जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता था। ओके, साथ में जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, पेड़ पौधे बहुत सारे होते थे। ओके, आज की डेट में जो इन्वायरमेंट है उसमें से पेड़ पौधों की कटाई होती है, हर चीज़ जो है इंसान अपने कब्ज़े में लेकर रखा है, तो इंसान हर चीज़ को बर्बाद करने में तुला हुआ है एक तरह से। ओके, अपने लालच के कारण। तो आज जो है वो इन्वायरमेंट धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। ओके, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई जिससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इन गैसेस से एयर पॉल्यूशन होता है, एसिड रेन गिरती है, उससे खेत बर्बाद होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों ने ख़राब कर दी। ओके, तो ये सब क्या है, ये एक तरह की बातें हैं जो हमारे पूर्वज या हमारे दादाजी, हमारे नाना जी लोग हमको बताते हैं कि हमारे टाइम पे तो बहुत ही शुद्ध रहती थी हवा, बहुत ही अच्छा रहता था इन्वायरमेंट। आज की डेट में इन्वायरमेंट बहुत ही बेकार हो गया है। Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in healthy environment. दूसरे ये बोलते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट हमारे लिए अच्छा हो। ओके, एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब क्या होता है, दुनिया में ये भी चलता है कि जो ग्लोबल समिट्स वगैरह होती हैं, समिट्स का मतलब होता है बैठक या मीटिंग। जब बड़े बड़े देशों की मीटिंग होती है तो उसको समिट बोलते हैं। ओके, तो वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का मतलब कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर टाइफून आ गया, टॉर्नेडो आ गया, साइक्लोन आ गया। ओके, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं पर पेड़ों की कटाई, जानवरों को ज़्यादा मारा जा रहा है, कहीं पर ऐसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आती है तो उसके बारे में समिट होती है। जैसे कई समिट हो चुकी हैं, रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में हो चुकी हैं। ओके, बहुत सारी समिट फ्रांस में हो चुकी हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में समिट होती रहती हैं, वहाँ पर बहुत सारे देश आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये सब समिट में हिस्सा लेते हैं और अपने अपनी राय रखते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सके। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब कैसे एक जानवर पेड़ों को खाता है, हम उस जानवर को खाते हैं। ओके, तो कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे पानी पत्थर के ऊपर चलता है। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट कैसे इंटरैक्ट करते हैं और हम उस एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं या कैसे हम उस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इकोसिस्टम से शुरुआत करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। तो इकोसिस्टम की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे कि 2 कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो लिविंग थिंग्स से मिलकर बनते हैं, जो जिंदा चीज़ों से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब जिंदा चीज़ पेड़ भी हो सकती है, पौधे भी हो सकते हैं, छोटे छोटे घास भी हो सकती है, कोई छोटा सा जानवर भी हो सकता है, कोई बड़े जानवर भी हो सकते हैं, और ये सब साथ में मिलकर भी हो सकते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? पहाड़, ज़मीन, ओके, पत्थर, नदियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो जब बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जानवर, पेड़ वगैरह एबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिलकर रहते हैं तो वो बना लेते हैं, दोनों साथ में मिलकर बना लेते हैं इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है व्हेन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन अ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ओके, तो all the organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature। तो ये बता रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों यानी पेड़, एनिमल्स हो यानी जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे कीड़े,
ओके, बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स का मतलब हम इंसान, ठीक है, हम सब साथ में मिलकर एक फिजिकल सराउंडिंग को शेयर करते हैं, ठीक है, हम सब साथ में मिलकर के एक जगह को शेयर करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। हम में से कोई भी एक चीज़ गायब हो जाएगी तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर प्लांट्स गायब हो जाएंगे तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स गायब हो जाएंगे, एनिमल्स गायब हो जाएंगे तो उनको खाने वाले जानवर गायब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर चीज़, हर जानवर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओके। प्लांट्स गायब हो जाएंगे, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि उनके खाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, कोई घास उगती है, कोई प्लांट उगता है तो उसको खाती हैं गाय, बकरियां, भैंस, ओके। उस घास में जो कीड़े होते हैं उसको खाते हैं कौन? चिड़िया या फिर खरगोश, चूहे, ये सब, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं, उस गाय, बकरी, भैंस जो थी उसको खाता है कौन? शेर, ठीक है, या इंसान, ठीक है, या भालू, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये फूड चेन है एक तरह की, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, जो घास है उसमें जो ग्रास हॉपर वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, वो घास को खाते हैं। उस ग्रास हॉपर को मेंढक खाता है या चूहे खाते हैं, चूहों को खाता है स्नेक या सांप, है ना, सांप चूहों को खाता है या मेंढक को खाता है, ठीक है। सांप को खाता है ईगल, ईगल मतलब होता है गरुड़ या वल्चर, ओके। तो वल्चर मतलब होता है गिद्ध। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में ऐसे रिलेट होती हैं। इनमें से हम कोई भी चीज़ को गायब कर देंगे तो दूसरी चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। तो ये एक तरह की फूड चेन है। इस चेन को अगर हम बीच से ब्रेक कर देंगे तो वो चेन पूरी की पूरी टूट जाएगी, ओके। बहुत सारी फूड चेन मिल करके बना देते हैं फूड वेब, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ये समझते हैं जो लिखा हुआ है। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर इकोसिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने आपको हिंदी में समझाई थी वो इंग्लिश में लिखी हुई है। क्या? ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे हम जानवरों से इंटरैक्ट कर रहे हों या फिर जानवर हमसे इंटरैक्ट कर रहे हों या हम छोटे छोटे कीटाणुओं से इंटरैक्ट कर रहे हों, किसी भी तरह का इंटरैक्शन, ओके। तो ऑल इंटरैक्शन का मतलब होता है साथ में रहना, शेयर करना, ठीक है। जैसे हमको लगता है कि हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई जानवर नहीं रहता, लेकिन छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे शरीर पे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हमें दिखते नहीं, तो वो हमारे शरीर से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ओके। तो इंटरैक्शन मतलब होता है एक तरह का शेयरिंग, आदान प्रदान, ठीक है। तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जितने भी इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब नॉन इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम से इंटरैक्ट करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एक साथ मिल करके एक इकोसिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक इकोसिस्टम, ओके। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. तो एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं कुछ और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊं तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए जो लिविंग थिंग्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, ओके। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गार्डन में जाएं तो आप अलग अलग प्लांट्स को, ग्रासेस को, ट्रीज़ को, फ्लावर्स को देखेंगे, ओके। और कुछ फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को देखेंगे जैसे रोज़, जैस्मिन, सनफ्लावर, और एनिमल्स को देखेंगे जैसे आप मेंढक को देखेंगे, चींटियों को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे और कीड़ों को देखेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं, एक दूसरे से अपना इन्वायरमेंट शेयर करते हैं। तो ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं? इकोसिस्टम, ओके। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components of the system. कुल मिलाकर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं
उनको जो उस इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स हैं उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नदी किनारे रह रहा है, सपोज क्रोकोडाइल रह रहा है, ओके सॉरी, क्रोकोडाइल रह रहा है, तो अगर वो नदी सूख जाती है, नदी क्या हो गई, एबायोटिक कंपोनेंट, क्रोकोडाइल क्या हो गया, बायोटिक कंपोनेंट, तो बहुत सारे मगरमच्छ जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदी तो सूख गई है, ओके, और नदी की मदद से ही ज़िंदा रहते थे क्रोकोडाइल। तो जब नदी ही नहीं रह गई तो क्रोकोडाइल कैसे ज़िंदा रहेंगे? क्योंकि क्रोकोडाइल तो पानी में ही रहता है, मगरमच्छ तो पानी में ही रहता है। तो कुल मिलाकर के एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं कौन, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो अ गार्डन इन एन इकोसिस्टम, गार्डन इज़ एन इकोसिस्टम, एक गार्डन भी एक इकोसिस्टम, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट, चींटियाँ, ठीक है, तो ऊपर से प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, तो ये भी एक तरह का इकोसिस्टम है। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर, यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम के एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, फॉरेस्ट मतलब हो गया जंगल, पॉन्ड्स मतलब हो गया तालाब, लेक्स, लेक्स मतलब हो गई झीलें, ओके, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। गार्डन और क्रॉप फील्ड्स ये ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। गार्डन वगैरह हम इंसान बनाते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं वो, ओके, तो गार्डन वगैरह क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ओके। अब एक्टिविटी 15.1 को थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन। हम एक एक्वेरियम को देखते हैं और चलिए हम उसको डिज़ाइन करने की बात करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। वॉट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम एक एक्वेरियम बनाने जाएंगे? तो सबसे पहले वो एक्वेरियम जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें मछलियाँ आसानी से रह सकें, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसमें मछलियाँ आसानी से तैर सकें, ठीक है। द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, इट कुड बी अ लार्ज जार, एक बड़ा सा जार हो सकता है, ठीक है, उसमें पानी हो सकता है, ऑक्सीजन और कुछ खाने की चीज़ें हम उस पर डाल सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू द ऑक्सीजन पंप, ऑक्सीजन पंप की मदद से भी या एरिएटर की मदद से भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और मछलियों का खाना हम उनको दे सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, ओके। इफ़ वी ऐड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम कुछ पानी में उगने वाले प्लांट्स को भी ऐड कर दें तो वो एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा। मतलब वो वहाँ पर वो अपने आप प्लांट जो है वो ऑक्सीजन पैदा करेंगे, तो वो ऑक्सीजन को मछलियाँ लेंगी, ठीक है, फिर मछलियाँ ज़िंदा रहेंगी, तो मछलियाँ जो आउटपुट देंगी उससे प्लांट ज़िंदा रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक सेल्फ सस्टेनिंग, खुद से चलने वाला इकोसिस्टम बन जाएगा। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स, क्या आप सोच सकते हैं ये कैसे होता है? एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, एक जो एक्वेरियम है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, ओके। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, क्या हम एक्वेरियम को एज इट इज़ रख सकते हैं उसको बनाने के बाद? वाई डज़ इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस अ वाइल, उसको साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? एक्वेरियम को बार बार साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बार उसमें अगर गंदगी बढ़ती गई तो उसको अगर हमने साफ़ नहीं किया तो जो उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स रह रहे हैं, यानी मछलियाँ, टर्टल वगैरह जो हमने एक्वेरियम में डाले हैं वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी उनको साफ़ चाहिए होता है। जो नदियों का पानी है जिसमें वो रहते हैं, जो तालाब का पानी, वो धीरे धीरे साफ़ होता रहता है, ओके। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन द सेम मैनर, नदियों का पानी कैसे साफ़ होता रहता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। गर्मियों के टाइम पे उसका पानी जो है, तालाब वगैरह का जो पानी है वो एवेपोरेट करता है, गर्मी से उड़ जाता है, और फिर जब बारिश होती है तो वापस से पानी भर जाता है, तो एक तरह का नया पानी उसमें रिन्यू होता रहता है हर बरसात में। तो उसी तरह से हमको भी अपने एक्वेरियम को हर हफ्ते 10 दिन में, हफ्ते भर में साफ़ रखना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले जो जानवर हैं उनको ताज़ी ऑक्सीजन, ताज़ी हवा, ताज़ा एनवायरनमेंट मिल सके, ओके। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumer and decomposers. इन तीनों वर्ड का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डीकम्पोजर क्या होते हैं। कुछ लोगों को पहले से पता होंगे, कुछ लोगों को मैं बताऊंगा, ओके।
तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोज़र क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर मैं आपको बताऊं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं इस दुनिया में, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। खुद से अपना खाना बनाने का मतलब वो किसी और प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। प्लांट्स सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बना लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना यानी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फिर स्टार्च बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, खुद से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को जो भी चीज़ खाती है, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ग्रास हॉपर हो, चाहे वो कोई कीड़ा हो, ओके, तो वो कहलाती है क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट को जो भी चीज़ खाएगी वो कहलाएगी प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर अगर मैं बोलूं कि एक प्राइमरी कंज्यूमर एक बकरी है, ओके, तो बकरी को अगर शेर खा जाता है या इंसान कोई खा जाता है या फिर भालू खा जाता है तो भालू हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर हो गया प्लांट, प्लांट को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। तो अब अगर शेर या उसको भी कोई खा जाता है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके कंज्यूमर्स बढ़ते जाते हैं। फिर डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स वो छोटे छोटे कीटाणु, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को खाकर एकदम ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। जैसे अगर कोई, आपने देखा होगा, अगर कोई चूहा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई जानवर जो है वो अगर मरा पड़ा होता है या फिर हम कोई टमाटर, आलू वगैरह अगर कहीं ज़मीन में फेंक देते हैं तो थोड़े दिन बाद वो सड़ करके गायब हो जाता है। वो गायब कैसे होता है? छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो उनको खा जाते हैं। वो उस आलू को या प्याज को जो भी सड़ रहा है उसको खा जाते हैं। तो वो छोटे छोटे कीड़े, वो छोटे छोटे कीटाणु, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं डीकम्पोजर्स, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज मतलब खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, एकदम पूरी तरह से ज़मीन में मिक्स कर देते हैं खा करके, ओके। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। जो हमने सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम यानी एक्वेरियम जो हमने क्रिएट किया है, उससे हम कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। Which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं जो सूरज की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और खुद की मदद से ही वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल वगैरह की मदद से कौन बना लेता है? तो ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स यानी पौधे, पेड़ ही ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो खुद खाना बना सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ओके। तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर पाती है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी अब हमको दिखती नहीं, बहुत छोटे होते हैं वो, ओके। तो इसलिए हम उनको उतना काउंट नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। इनको हम बोलते हैं क्या? कंज्यूमर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव, जो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट रहते हैं यानी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, वो कहलाते हैं क्या? consumers, okay. These organisms which consume the food produced either directly
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ओके, तो कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो ऐसे हो गया कि डायरेक्ट प्लांट को खा गए, इनडायरेक्टली कैसे हो गया? इनडायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ जो नॉन वेजिटेरियन है, मैं अगर उनकी बात करूं या फिर मैं दूसरे जानवरों की बात करूं, तो जैसे बकरी ने घास को खाया, तो घास तो हो गया क्या? प्लांट, वो हो गया प्रोड्यूसर, बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जब बकरी ने घास को खाया था और बकरी को किसने खा लिया? शेर ने। तो कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि शेर ने बकरी को खा लिया और उस बकरी ने घास को खाया हुआ था। तो कुल मिलाकर के शेर उसी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, उसी शक्ति पर डिपेंडेंट है जो बकरी ने घास खाकर ली थी। ओके, तो कहीं ना कहीं शेर भी प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। ओके, इनडायरेक्टली है बट है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कंज्यूमर क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स। या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ही खा के या फिर इनडायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर्स को खा के जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया है। ओके, कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। अब कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हर्बीवोर्स ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंज्यूमर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाएं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाएं, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों की तरह एक्ट करते हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, जैसे इंसान, जैसे भालू, ओके, जैसे बिल्ली। तो ये सब क्या हैं? हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स हैं। तो ओमनिवोर्स मतलब जैसे मंकी हो गया, बंदर। तो बंदर जो है वो फल भी खा लेता है और बंदर मीट भी खा लेता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें ओमनिवोर्स होती हैं। सबसे अच्छा ओमनिवोर का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, हम। ओके, और लास्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही डिस्कस करने वाला बहुत ही अच्छा टॉपिक है पैरासाइट। देखिए, पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं बिना उनको मारे। एक होते हैं पैरासाइट, दूसरे होते हैं प्रेडिटर। प्रेडिटर और पैरासाइट, तो ये दोनों का काम एक ही होता है, अपने शिकार से अपना खाना लेना, अपने शिकार से अपना खाना लेना। तो प्रेडिटर और पैरासाइट के बीच में डिफरेंस ये होता है कि प्रेडिटर अपने शिकार को मार देता है। जैसे शेर, चीता, ये सब प्रेडिटर हैं, तो ये हिरण को मार कर ही अपना खाना लेते हैं। हिरण को जिंदा रखकर अपना खाना नहीं ले सकते हैं ये। ओके, लेकिन जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट को, मतलब जैसे प्रेडिटर था तो प्रेडिटर के लिए होस्ट हो गया हिरण। हिरण एक होस्ट का काम करता है, ठीक है। और प्रेडिटर कौन हो गया? हिरण। प्रेडिटर हो गया अपना शेर। ओके, तो शेर प्रेडिटर है, होस्ट प्रेडिटर का कौन है? हिरण। ओके, उसी तरह से पैरासाइट का होस्ट होता है और पैरासाइट उससे अपना फूड लेता है। जैसे हमारे बालों पे जो जूं पड़ती है, हमारे बालों पे जो जूं पड़ती है वो एक पैरासाइट है, ठीक है। वो हमसे खून चूसती है, हमारे बालों से, हमारे सर से, ओके, हमारे सर की जड़ों से वो खून चूसती, तो वो एक तरह का पैरासाइट है। मच्छर एक तरह का पैरासाइट है, वो हमसे खून चूसता है लेकिन वो हमको मार नहीं सकता है। तो पैरासाइट और प्रेडिटर के बीच में डिफरेंस ये होता है, प्रेडिटर अपने होस्ट को मार देता है, पैरासाइट अपने होस्ट को मार नहीं सकता है। ओके, तो ये डिफरेंस है पैरासाइट और प्रेडिटर के बीच में। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिस भी पॉइंट पे, जिस भी चैप्टर का कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए, प्लीज़ मेरे से आप डाउट्स में पूछिएगा। और हो सके तो स्टूडेंट्स, अगर स्कूल खुलता है तो प्लीज़ स्कूल आके पढ़िएगा। उसका रीज़न ये है बच्चों
कि सामने सामने बैठा करके मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि साइंस इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स। ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बातें याद रहेंगी। और मेरी ये गारंटी है, अगर आप स्कूल आते हैं तो मैं आपको चीज़ें याद करवा दूँगा। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो स्कूल आने का ये फ़ायदा होगा। घर पे हम थोड़ा बहुत लापरवाही कर देते हैं, बट स्कूल में हम पढ़ेंगे ही। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप स्कूल आएँ और हम लोगों से पढ़ें सामने सामने, अपने डाउट्स क्लियर करें। ओके, ताकि हम आपको शुरू से रिवीजन करवा सकें, हर एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करवा सकें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ। ये हमारी जवाबदारी, ये हमारी गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे आएँ। आप बस अपनी तरफ से ये करें कि आप स्कूल आएँ। ओके, अगर स्कूल खुलता है तो। ओके, सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।